टॉपिक इज समराइजेशन। आपको सिर्फ मैं ये बताऊंगा हाउ यू विल डू दिस थिंग। फाइन। समराइजेशन का मतलब क्या होता है? सुपरनेटिंग करना। ठीक है। इलेवन ट्वेल्थ में एक सब्जेक्ट था आपका मैथ्स। मैथ्स में दो टॉपिक आते थे, मेरे फेवरेट थे, डिफरेंशिएशन और याद है? नहीं याद? याद होने भी नहीं चाहिए, याद रखने वाली चीज ही नहीं थी। फाइन। मैं सिर्फ रिलेट कर रहा हूं। सब नेटिंग का मतलब क्या होता? डिवाइड करना। एग्री? इतनी बात से किसी को कोई प्रॉब्लम? डिफरेंशिएशन का मतलब भी क्या होता है? डिवाइड करना। ठीक है जी। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? जोड़ना, जोड़ना, ऐड करना। टू सम अप। और डिफरेंशिएशन का मतलब होता है टू डिवाइड। डिफरेंशिएशन को मानो आप सबनेटिंग और इंटीग्रेशन को मानो आप सुपरनेटिंग। क्या मानोगे? अब उसको मैं सुपरनेटिंग भी बोल सकता हूं और समराइजेशन भी बोल सकता हूं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अब तक मैं क्या कर रहा था? एक बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क्स में डिवाइड कर रहा था। अब मैं क्या करूंगा? छोटे छोटे नेटवर्क्स को मिला के एक बड़ा नेटवर्क बनाऊंगा। काम अभी भी वही है। ठीक है जी। पहले मैं x को डिवाइड कर रहा था, अब मेरे पास डिवाइडेड पार्ट्स है, पोर्शन है, मेरे को उससे क्या बनाना है? x। फाइन। बहुत आसान है करना। एक एग्जांपल करते हैं, आपको क्लियर होगा समराइजेशन कैसे करनी है। इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो। एक सीक्वेंस में मुझे देखना है कि कॉमन बिट्स कितनी है। अगर ये मुझे देखना आ गया मतलब मुझे समराइजेशन समझ में आ गई। एक एग्जांपल ले। सबसे पहली बात, एग्जांपल को सॉल्व करने से भी पहली बात, अगर कोई आपको कहता है कि 10.10.10.10 स्लैश 24 20.20.20.20 स्लैश 24, इसको क्या करो? इनका समराइजेशन करो। इनका समराइजेशन कभी भी नहीं हो सकता। याद रखना, समराइजेशन करने के लिए कम से कम एट लीस्ट मुझे फर्स्ट ऑक्टेट क्या चाहिए? सेम चाहिए। फाइन। पहली रिक्वायरमेंट क्या करने की? समराइजेशन। इसका मतलब फर्स्ट ऑक्टेट बोलने की बजाय मैं ये बोल सकता हूं कि समराइजेशन करने के लिए मुझे पहली 8 बिट क्या चाहिए? सेम। एग्री और नॉट? उस भाई का नाम क्लियर भाई? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? ठीक है। अब किसी ने सवाल पूछा, सर क्या इसका समराइजेशन होगा ही नहीं? हो तो जाएगा पर हमें पढ़ना नहीं। आप सीसीएन पढ़ रहे हो, सीसीएनपी पढ़ोगे, सीसीआई पढ़ोगे। सीसीआई तक कौन सा समराइजेशन यूज होता है? जिसमें मैक्सिमम 8 बिट कॉमन होंगी ही होंगी। कल को आप सीसीआई सर्विस प्रोवाइडर करने जाते हो तो यार देखो, जब सर्विस प्रोवाइडर लेवल की बात है तो कौन सी सर्टिफिकेशन में कवर होगी? सर्विस प्रोवाइडर लेवल की सर्टिफिकेशन में कवर होगी। वो आपको राउटिंग स्विचिंग में पढ़ने को नहीं मिलेगा। फाइन। ठीक है जी। कोई इश्यू भाई किसी को? तो समराइजेशन करने से पहले पहली जो बात आपके माइंड में क्लिक करेगी वो क्या होगी? कि भाई 8 बिट कम से कम क्या होने चाहिए? सेम। अगर 8 बिट सेम नहीं है तो मैं समराइजेशन। तो वैसे ही मैंने क्या किया,
बहुत आसान था, यहाँ पे 8 बिट सेम करना। मैंने क्या कर दिया, पहले 8 बिट सेम कर दिए। ठीक है जी। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, कॉमन बिट्स। देखो भाई, जिसको थोड़ा स्लो चलना है वो स्लो चले, मतलब वो मान के ना चले कि ये 8 बिट्स भी अभी क्या है, कॉमन। ठीक है जी। जिसको थोड़ा सा फास्ट चलना है उसको दिख रहा है यहां भी 10 है, यहां भी 10 है, मतलब ये सारी बिट्स क्या है, सेम है। तो इस ऑक्टेट के लिए चेक करने की जरूरत नहीं। तो मैं आपको टोटल वे बताऊंगा, जो आपके मन में हो वो आप फॉलो कर सकते हो भाई। तो मेरे पास आईपी एड्रेसेस क्या थे, 10.10.10. स्लैश, दूसरा स्लैश, कोई इशू। फर्स्ट स्टेप, कन्वर्ट दिस इनटू, किसमें कन्वर्ट करो, कर दिया कन्वर्ट। कोई इशू, क्या फाइंड आउट करनी थी, कॉमन बिट्स। भाई देखो, पहला पूरा ऑक्टेट कॉमन है, ये वैल्यू क्या आएगी, सेम। अब यार दूसरे ऑक्टेट में कॉमन ढूंढने की कोशिश करते हैं। पहली बिट कॉमन है, दूसरी, तीसरी भी कॉमन है, क्या चौथी कॉमन है, यहीं पे क्या लगा दूंगा, एक लाइन। ठीक है जी। अब क्या करूंगा, मल्टीप्लाई, क्या करूंगा। अब जो अनकॉमन पार्ट है वो मुझे नहीं देखना, ये तो मेरे लिए क्या रहेगा, सारा अनकॉमन पार्ट मेरे लिए क्या रहेगा, कॉमन पार्ट में 0 इंटू 0, 0 इंटू 0, 0 इंटू 0, यहां भी वैल्यू क्या आ गई। बाकी तो सारा मैंने आपको क्या क्या कहा था, क्या हो जाएगा, 0। ठीक है जी, समझ में आई इतनी बात, पक्का। पहले कितनी बिट्स कॉमन थी, 8, या फिर ऐसे गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितनी बिट्स कॉमन आई, स्लैश 11। मतलब इस बड़े नेटवर्क में ये दोनों नेटवर्क लाई करेंगे ही करेंगे। कैसे चेक करूंगा मैं इस चीज को, अब आपका काम शुरू होता है, 10.0.0.0 स्लैश 11, इसके लिए नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी कैलकुलेट करो। नेटवर्क आईडी सेम आएगी, ब्रॉडकास्ट आईडी कैलकुलेट करो फटाफट। क्या ये आईपी, ठीक है। मेरी तो आईपी कौन सी थी, इधर देखो, एक थी यही थी और दूसरी क्या थी, दोनों इसी रेंज में लाई करती है, एग्री और नॉट। हाँ भाई, इसी रेंज में लाई करती है, तो इनकी समराइजेशन क्या होगी, 10.0.0.0 स्लैश 11। एक और एग्जांपल लेते हैं, हाँ जी, समराइजेशन के लिए क्लास बी का एग्जांपल लो, एक मिनट रुक जाओ। एक मिनट सब्र तो रखो, एक मिनट दो,
मैं जब ज्यादा आईपी लूंगा मैं दूसरी चीज बता दूंगा ना, ज्यादा आईपी से कुछ करना ही नहीं होगा जब। रुक जाओ 2 मिनट। ठीक है भाई, दूसरा एग्जांपल लिया मैंने, दोनों में लेंथ क्या है, डिफरेंट या सेम? डिफरेंट। समराइजेशन का रूल यहां भी चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। मैं पहले इसको किस में कन्वर्ट करूंगा, बाइनरी में। क्या कन्वर्ट होगा, 24 को 16 + 8 24। किसी को ये ना समझ में आया वो भी पूछ सकता है। हाँ जी, आ गया भाई, पक्का? ठीक है, 10 को दोबारा कन्वर्ट करूं, 28 को फिर 24 को, क्या देखनी है, कॉमन बिट्स, कॉमन कॉमन 3 4 5 6 7 8, पूरा ऑक्टेट कॉमन आ गया। सेम वैल्यू आएगी, वैल्यू क्या होगी, और कितनी बिट्स कॉमन है, और तो कोई कॉमन नहीं है। यहां पे क्या लगा दी, लाइन। बाकी सारी मेरे लिए वैल्यू क्या हो गई, 0। 1 मिनट सबर, 0 × 0, 0 × 0, 0 × 0, 1 × 1, 1 × 1। बाकी ये 3 क्या आएंगी, 0 1 2 3। बाकी ये पूरा ऑक्टेट क्या है, ये पूरा ऑक्टेट भी क्या है, 0। ठीक है जी। अब इस वैल्यू को वापस किस में कन्वर्ट कर लिया, 10 डॉट डेसिमल में, 10 डॉट 0 डॉट, पहले कितनी बिट कॉमन है, 8 और 5 13, स्लैश क्या आ गया, 13। तो इस पर्टिकुलर नेटवर्क में ये दोनों नेटवर्क लाइक करेंगे ही करेंगे। ठीक है जी, कोई इश्यू किसी को? हाँ भाई, अब जब आपके पास, अब आप एक काम करो, अपनी बुक में से एग्जांपल दो। आपकी बुक में क्वेश्चन थे ना, समझ में आया करना कैसे है? इसमें मतलब हम पहले कॉमन देखते हैं, अगर पहला कॉमन के बाद दूसरा पहला अनकॉमन मिला तो लास्ट के कॉमन को हम निगलेक्ट कर देंगे। हाँ, यहाँ से पहला अनकॉमन मिला उसके बाद से सब निगलेक्ट। ये लो भाई, 172 16, हाँ जी, 10 है यहाँ। ठीक है जी, बाय डिफॉल्ट कितने ऑक्टेट्स कॉमन है, बाय डिफॉल्ट कितने ऑक्टेट कॉमन है, तीसरा ऑक्टेट बाय डिफॉल्ट अनकॉमन है। सबको ये बात पता है? मिनिमम वैल्यू क्या है अनकॉमन ऑक्टेट में, मैक्सिमम क्या है, यही दो वैल्यूज उठा लो, 1 और 172.16.1
172.16.15.0। मुझे क्या निकालनी है? समराइजेशन। दिस थिंग इज क्लियर। मुझे बताना है भाई ये दोनों नेटवर्क्स किस रेंज में लाई करेंगे, तो बीच के लेने की जरूरत ही क्या है? इज देयर एनी नीड? नो। तो अनकॉमन ऑक्टेट में आपको क्या देखना है? मिनिमम वैल्यू क्या और मैक्सिमम वैल्यू क्या है। उन दोनों आईपीस को क्या कर लेना है? सेलेक्ट। फाइन। अब मैं दोबारा निकालूंगा कॉमन बिट्स। तो गाइस देखो थोड़ा तेज करते हैं इस बार। ये दोनों ऑक्टेट बाय डिफॉल्ट ही क्या है? तो 16 बिट्स बाय डिफॉल्ट ही क्या आ गई? सेम। सेम मेरे को देखना है 1 और 15 में। 1 को कन्वर्ट करूं? यार एक दोनों सबर नहीं रखते। ठीक है जी। कितनी बिट्स कॉमन आई? 1 2 3 4। वैल्यू क्या आई? तो 172.16.0.0/16 पहले कॉमन थी और कितनी कॉमन आई? 4। 16 + 4 20। ये क्या आ गया इसका? समराइजेशन। कोई इशू? ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन करोगे आप सब लोग? यहां लिखूंगा मैं। करो जी। हो गया पक्का? टेन डॉट 8.0.0/13। ठीक है जी। यही आंसर आया सबका? क्लियर? तो आज आप अपने घर जाके बचा हुआ होमवर्क भी पूरा कर लेना। आगे बात शुरू करें। ओएसआई मॉडल स्टार्ट करना है आज मुझे। भाई 1st ऑफ ऑल ओएसआई मॉडल। ओएसआई का फुल फॉर्म ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन। कनेक्शन। फाइन। कनेक्शन। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मॉडल चाहिए क्यों था? व्हाट वाज द रीजन वी बिल्ड दिस मॉडल? तो इशू क्या था यार?
पुराने टाइम में जितनी भी कंपनीज थी और यू कैन से जितने भी वेंडर्स थे, वो अपने प्रोटोकॉल्स और मैकेनिज्म यूज करते थे कम्युनिकेशन करने के लिए। जस्ट थिंक लाइक यू आर फ्रॉम गुजरात, फाइन, आप अब से 20 साल पीछे चले जाओ, गुजरात में कौन सी लैंग्वेज चलती है? गुजराती। अगर कोई हरियाणा का बंदा गुजरात चला जाए, वो तो किसी से बात कर ही नहीं सकता, क्योंकि वहां आपस में लोग किस में बात करते थे? मतलब हमारे पास एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज नहीं थी जिसमें हम बात कर सके। एग्री? सेम प्रॉब्लम थी टेक्नोलॉजी के साथ। टेक्नोलॉजी बना तो दी थी मैंने, लेकिन टेक्नोलॉजी क्या थी? डिवाइस डिपेंडेंट। क्या थी? डिवाइस डिपेंडेंट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एक आईबीएम का कंप्यूटर है, वो सिर्फ एक आईबीएम के कंप्यूटर से ही बात कर सकता है। क्यों? क्योंकि उन दोनों पे जो प्रोटोकॉल चल रहे हैं वो क्या है? सेम। जैसे गुजराती है, गुजराती से ही बात कर सकता था, अब तो एक गुजराती भी किसी से भी बात, क्योंकि हमारे पास एक स्टैंडर्ड है। या तो आपको मेरी लैंग्वेज आती होगी, या हम दोनों का एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज आती होगी। इन आवर केस दैट कैन बी इंग्लिश, फाइन। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए क्या सोचा गया कि हमें एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा जिसपे सारे डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करेंगे। वो कॉमन प्लेटफॉर्म, वो कॉमन रूल्स क्या थे? ओएसआई मॉडल। तो यार ओएसआई मॉडल कोई हार्डवेयर नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, कोई चिप नहीं है जो आपके कंप्यूटर में डल जाती है, नहीं। ओएसआई मॉडल सिर्फ एक वे है जो कम्युनिकेशन को डिफाइन करता है। सिर्फ क्या है? एक वे, एक तरीका बता रहा है कि हाँ भाई इस तरह से कम्युनिकेशन होगा। कम्युनिकेशन होने की मेथोडोलॉजी ये होगी, हाँ भाई कम्युनिकेशन होगा, ये स्टेप होंगे, एक कंप्यूटर को लेने पड़ेंगे डेटा को सेंड करते हुए, और ये स्टेप है दूसरे कंप्यूटर को लेने पड़ेंगे डेटा को रिसीव करते हुए। और दुनिया में कोई भी कंप्यूटर हो, कोई भी डिवाइस हो, वो ये स्टेप्स लेगा ही लेगा। इसके बिना कम्युनिकेशन सक्सेसफुल नहीं होगा। इंडिया में बिना, जैसे जिस कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हो, अगर आप उस कम्युनिटी के अकॉर्डिंग अपनी मैरिज नहीं करते तो घर वाले आपकी शादी को शादी नहीं मानते, नहीं मानते। पर्टिकुलर रीजन है यार, उनके लिए शादी का मतलब ही वो सब रीति रिवाज है। अगर उसी को आप फॉलो नहीं करोगे तो शादी को शादी नहीं मानेंगे। तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या? किसको फॉलो करना? अगर आप ओएसए को फॉलो नहीं कर रहे तो कम्युनिकेशन कभी भी नहीं होगा। किसके अकॉर्डिंग? एक नेटवर्क इंजीनियर के अकॉर्डिंग। अब यार कम्युनिकेशन का मतलब दो पर्सपेक्टिव से होता है, फाइन। मैं एयरटेल में काम करता हूँ, मेरे लिए कम्युनिकेशन का मतलब कुछ और है। आप एक एंड यूजर हो, घर पे बैठ के फेसबुक चलाते हो, आपके लिए कम्युनिकेशन का मतलब कुछ और है। दिस थिंग इज क्लियर? तो आज से जो भी हम बात करेंगे वो एक एंड यूजर पर्सपेक्टिव से नहीं करेंगे। किससे करेंगे? एक नेटवर्क इंजीनियर के पर्सपेक्टिव से, फाइन। तो सबसे पहले यार ओएसआई मॉडल के बारे में आपको पता चल गया आया क्यों। अब ओएसआई मॉडल 7 लेयर्स में डिवाइडेड है। कितनी लेयर्स में? 7 लेयर्स में। 7 लेयर्स कौन सी हैं? फिजिकल, डेटा लिंक, ये 7th लेयर है पक्का? बता दो मुझे एक बार, पता नहीं है। ठीक है, ऐसे है 1 2 3 4 5 6 7। अब ठीक है, या ऐसे है? सिर्फ सोचने का तरीका है। इट इज जस्ट अ पर्सपेक्टिव कि भाई 7वीं लेयर कौन सी होगी? एप्लीकेशन। अगर मैं 7वीं फिजिकल बना दूंगा, फिर मैं उस अकॉर्डिंग सीक्वेंस याद रखूंगा। बट आई एम ट्राइंग टू से, देखो यार क्या होता है, मैं तभी आपको एक बात कहता हूं कि हर चीज के को समझने के लिए आपके पास एक अपना पर्सपेक्टिव होना चाहिए। अब तक जिस पर्सपेक्टिव पे हम ओएसआई मॉडल को समझते हैं वो किसी का था, और हम सिर्फ एक चोरी कर रहे हैं उसको।
उसी पर्सपेक्टिव में हम ओएसआई मॉडल को समझना चाहते हैं। फाइन, दैट इज जस्ट योर पर्सपेक्टिव कि वो 7th लेयर है और वो 1st लेयर, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड है। अगर ये बात आप इस कमरे से बाहर कहोगे, लोग आपको भी और मुझे भी क्या कहेंगे, पागल। हाँ, क्यों? उन्होंने टेक्नोलॉजी किस पर्सपेक्टिव से पढ़ी है? जिसने ओएसआई मॉडल बनाया था उसके पर्सपेक्टिव से। पर समझने को आप कैसे भी समझ सकते हो, चलना आपको भी किसके पर्सपेक्टिव से है, उसी के पर्सपेक्टिव से। फाइन, पहली लेयर कौन सी आएगी? फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन। फाइन, अब लेयर्स में डिवाइड किया क्यों? अगेन सेम बात, किसी भी चीज को डिवाइड कर देने से काम को मैनेज करना क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। इसलिए मैंने ओएसआई मॉडल को किसमें डिवाइड किया, लेयर्स में। तो यार मैं स्टार्ट करता हूं एप्लीकेशन लेयर से, ठीक है जी। एप्लीकेशन लेयर कौन सी लेयर है? लेयर 7। अब मैं एप्लीकेशन लेयर से स्टार्ट क्यों करता हूं, फिजिकल लेयर से स्टार्ट क्यों नहीं करता? पहले इस बात का रीजन देता हूं। देखो, कॉल करने के लिए पहले मिलानी पड़ती है, बात की जाती है, पहले मिलानी पड़ती है तभी बात होगी। तो ये एप्लीकेशन और फिजिकल क्या बता रहे हैं, उस प्रोसेस का इनिशिएशन और टर्मिनेशन पॉइंट। क्या बता रहे हैं? इनिशिएशन और, पहले सबसे प्रोसेस क्या होगा, इनिशिएट, तभी तो क्या होगा, टर्मिनेट। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग। आपके घर पे पहले लैंडलाइन फोन थे, आप फोन डायल करते थे यार, फोन जब आप डायल करते थे, कोई भी नंबर डायल कर रहे हो आप, जैसे लेट्स से 26369990 डायल कर रहे हो, आपने मिलाया 26369990। पहले वो इंफॉर्मेशन फोन में रहती थी ना, फिर ही फोन सेंड करता था उसे, एग्री और नॉट? तो मेरा डायल करना क्या है, एप्लीकेशन लेयर। जब फोन उसे सेंड करेगा तब वो कौन सी लेयर पे आएगा, फिजिकल लेयर पे। कौन सी लेयर पे आएगा, फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर इसका मतलब क्या बता रही है कि दिस थिंग इज रिलेटेड टू फिजिकल मीडिया। फिजिकल लेयर किससे रिलेटेड है, फिजिकल मीडिया से। और एप्लीकेशन किससे रिलेटेड है, किसी एप्लीकेशन से। एप्लीकेशन पता सबको क्या होती है, ठीक है जी। मैंने पहले दिन क्वेश्चन पूछा था, प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सेट ऑफ प्रोग्राम। एप्लीकेशन क्या होती है? किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को ही आप क्या बोलते हो, एप्लीकेशन। अगर आप इस चीज को डिफाइन करना चाहते हो तो लेट्स टॉक अबाउट गूगल क्रोम। गूगल क्रोम क्या है? बेसिकली वो क्या है, सॉफ्टवेयर है, एग्री और नॉट? ठीक है जी। आप गूगल क्रोम को छोड़ो, आप मोजिला फायरफॉक्स ले लो, फाइन, स्काइप ले लो, जीमेल की ऐप आती है वो ले लो, फेसबुक की ऐप आती है वो ले लो, सारी क्या है, एप्लीकेशन। मतलब ये एप्लीकेशंस बनाई क्यों गई, कि मैं इंटरनेट से बात कर सकूं। बिना एप्लीकेशन के क्या आप इंटरनेट से बात कर सकते हो? कोई वे किसी को बताओ। कमांड लाइन से, हाँ बिल्कुल सही कहा इन्होंने। मैं अपनी कमांड लाइन से भी इंटरनेट से बात करके दिखाऊं। मैं कमांड लाइन पे बैठा बैठा गूगल को पिंग, किसी को पिंग करना मतलब उससे बात करना, एग्री और नॉट? पिंग क्या होता है? पिंग एक यूटिलिटी होती है जो मैं कनेक्टिविटी के लिए यूज करता हूं। लीव इट असाइड, वी विल डिस्कस इट आफ्टर ओएसआई मॉडल। जैसे हमारे करिकुलम में आएगा तब हम इसको डिस्कस करेंगे। फाइन, तो इतना आपको पता चला कि एप्लीकेशन लेयर किसी एप्लीकेशन से रिलेटेड है और फिजिकल लेयर किसी फिजिकल मीडिया से। जैसे जैसे लेयर्स के नाम हैं वैसे वैसे लेयर किसी चीज से रिलेटेड है। वो कैसे रिलेटेड है अभी हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन लेयर से। एप्लीकेशन लेयर का क्या काम है, एक बार मैं बता दूं, फिर आप देख लेना आपको कितना पता था, या आपको मेरे से ज्यादा पता, तो कोई पॉइंट आप बता भी सकते हो। भाई मैंने कहा था हम पहली 3 लेयर क्या करेंगे, डिस्कस। फाइन, एप्लीकेशन लेयर का काम है, एप्लीकेशन लेयर एक यूजर को इंटरफेस प्रोवाइड करती है कि वो नेटवर्क से कम्युनिकेट कर पाए। अगर यूजर के पास ये एप्लीकेशन ही नहीं होंगी तो यूजर कभी भी इंटरनेट से बात नहीं कर पाएगा। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर। अगर आपके पास गूगल क्रोम नहीं होगा, मोजिला फायरफॉक्स नहीं होगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं होगा, सफारी ब्राउजर नहीं होगा, तो कभी भी आप नेट को एक्सेस नहीं कर पाओगे। दिस थिंग इज क्लियर। मैंने सर पहले ही बोला, हाँ भाई कमांड लाइन भी क्या है, एक इंटरफेस है। भाई
तो एप्लीकेशन लेयर का पहला काम क्या है? क्या प्रोवाइड करना? यूजर इंटरफेस। भाई मैंने गूगल लिखा, लेकिन गूगल से पहले HTTP खुद ही लिखा हुआ है, मैंने एंटर किया नहीं। जब भी आप कोई वेबसाइट खोलते हो HTTP HTTPS अपने आप लिखा हुआ आता है। ये क्या है? क्या है ये? प्रोटोकॉल्स। कौन सी लेयर पे काम करते हैं ये? कौन सी लेयर पे? एप्लीकेशन लेयर पे। देखो अब आप कहोगे सर हमने तो बताया ही नहीं इस चीज के बारे में ब्राउजर को पता कैसे चला? एक बात बताओ यार, जो इंटरनेट चलाता जरूरी है उसे नेटवर्किंग के बारे में बताओ? हाँ या नहीं? जरूरी है या नहीं? नहीं है। जितने भी प्रोटोकॉल्स होंगे ये सारे प्रोटोकॉल्स ये एप्लीकेशन क्या करेगी? डिफाइन करेगी। क्या करेगी? डिफाइन। ये मेरा काम नहीं है। इसका मतलब लेयर 7 प्रोटोकॉल कौन सा यूज करना है और कौन सा यूज नहीं करना है किसको डिसाइड करना है? इस एप्लीकेशन को। मैं मेल ओपन करता हूं, मेल ओपन करने के लिए प्रोटोकॉल यूज होता है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मुझे पता होता है, एक एंड यूजर को पता है SMTP क्या है? नहीं है। तो SMTP यूज कौन करता है? मेरा ब्राउजर, मेरी एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन को पता होता है कि किस वेबसाइट के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज करना है। अब एक कहानी और आती है। आप नेटवर्क इंजीनियर हो, आपको पता है, आप चाहते हो मैं जब भी फेसबुक एक्सेस करूं इंस्टेड ऑफ यूजिंग HTTP मैं क्या यूज करूं? HTTPS। तो आप HTTP की जगह क्या यूज कर सकते हो? वो आपको खुद को चेंज करना पड़ेगा। अगर ब्राउजर HTTP यूज कर रहा है तो HTTP ही यूज करेगा। दिस थिंग इज क्लियर? इसका मतलब मेरे पास एप्लीकेशन लेयर पे जितने भी प्रोटोकॉल्स होते हैं उन सबको डिफाइन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? एप्लीकेशन की, या फिर मेरी। दूसरा केस क्या था? मैं नेटवर्क इंजीनियर हूं, मुझे सब प्रोटोकॉल्स की नॉलेज है तो मैं खुद डिफाइन कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं एक एंड यूजर हूं जिसको नेटवर्किंग की नॉलेज नहीं है तो मैं खुद डिफाइन नहीं कर सकता। दिस थिंग इज क्लियर? अब मैं सेकंड लेयर पे मूव ऑन करने वाला हूं। सेकंड लेयर का नाम क्या है? प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर खुद ही बता रही है प्रेजेंटेशन लेयर का क्या काम है? प्रेजेंट करना। क्या करना? व्हाट डू यू मीन बाय प्रेजेंटिंग अ थिंग? मैं अभी क्या कर रहा हूं? मैं आपके सामने जो CCN ने मुझे पता है उसको क्या कर रहा हूं? प्रेजेंट कर रहा हूं। देखो अगर मैं एक ऐसी लैंग्वेज में आपको सेम चीज प्रेजेंट करूं जो आपको समझ में ना आए तो मेरे प्रेजेंट करने का कोई बेनिफिट होगा? नहीं होगा। एग्री? आप A से B पे कुछ भेज रहे हो, आपने A से भेजा तो फाइल चली, प्रेजेंट की, सामने वाले ने A ने प्रेजेंट किया उसको MP3 फॉर्मेट में, लेकिन जब वो B के पास पहुंची JPG फॉर्मेट बन गया, क्या उसका कभी कुछ फायदा होगा? नहीं। मैं चाहता क्या हूं? जिस तरह से सेंडर प्रेजेंट कर रहा है फाइल को उसी तरह से रिसीवर भी समझ पाए सेम फाइल को। पहला काम। दूसरा काम कि जब ये फाइल मेरे नेटवर्क पे ट्रेवल करे इसका जो प्रेजेंट फॉर्मेट है वो क्या रहे? सेम। प्रेजेंट फॉर्मेट क्या रहे? कंप्यूटर में फाइल को आप किससे पहचानते हो? फॉर्मेट से। किससे? फॉर्मेट कौन से होते हैं? बताओ, बता दो यार, थोड़े बहुत तो बता दो। डॉट डॉट सबसे ज्यादा यूज होने वाले बताओ ना।
अरे .3gp और बताओ, याद आया 3gp वाला जमाना, छोटी सी स्क्रीन, जूम भी नहीं होता था। डॉक टेक्स्ट हो गया, डॉक हो गया, एक्सेल हो गया, पीपीटी हो गया। तो जितना भी डेटा आपके सिस्टम पे एग्जिस्ट करेगा वो एक फॉर्मेट में होगा, और आप चाहते क्या हो कि जिस फॉर्मेट में आप फाइल सेंड कर रहे हो उसी फॉर्मेट में वो सेम फाइल क्या हो, रिसीव हो। ठीक है जी, ये काम किसका, प्रेजेंटेशन लेयर का। प्रेजेंटेशन लेयर के बाद बात किस पे आती है, सेशन लेयर पे। ठीक है जी, सेशन लेयर का क्या काम है, देखो जी, मेरा ब्राउजर है, मैं इस ब्राउजर में मल्टीपल टैब्स ओपन कर सकता हूं। तो यार कभी आपने ऐसा देखा, ऐसा हुआ है कि आपने फेसबुक खोला हो और फेसबुक के पेज पे यूट्यूब की वीडियो फ्लैश आ रही हो, होता है ऐसा? नहीं, मतलब यार एक यूट्यूब की वीडियो आ रही हो फेसबुक के पेज पे, ऐसा कभी नहीं होता। या फिर यूट्यूब के पेज पे आपका फेसबुक का कोई स्टेटस डाला हुआ हो। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि कभी भी जब आप रिक्वेस्ट भेजते हो गूगल के पास, फेसबुक के पास, याहू के पास, जब भी रिप्लाई आता है आपके ब्राउजर में कभी भी डेटा मिक्स नहीं होता। होता है? नहीं, मिक्स कभी भी नहीं होता। जिस टैब पे आपने गूगल खोलना चाहा है वहां पे गूगल वापस आया, गूगल का होम पेज आया। जहां आपने याहू खोलना चाहा है वहां पे याहू का होम पेज आया। जहां आपने फेसबुक खोलना चाहा वहां पे फेसबुक का, जहां आपने यूट्यूब खोलना चाहा वहां यूट्यूब का, जहां आपने कुछ और खोलना चाहा वहां किसी और चीज का, अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। ठीक है जी, कभी भी डेटा मिक्सअप, अगर डेटा मिक्सअप होने लग जाए ना तो रिस्क देख लो कितना बढ़ गया। समझो रिस्क कितना बढ़ गया। मैं खोल तो यूट्यूब ही रहा था, पापा मम्मी साथ बैठे थे, पिछले पाप फाइन। अब सेशन लेयर का काम क्या है, इस चीज को डिवाइड करना। जब भी कंप्यूटर से एक रिक्वेस्ट बाहर जा रही है, लेट्स से आप फेसबुक को रिक्वेस्ट भेज रहे हो, तो कंप्यूटर क्या करता है, अपने एंड पे एक सेशन नंबर दे देता है उस रिक्वेस्ट को, कि जब रिप्लाई आए तो उसे पता चल जाए ये रिप्लाई इस सेशन के लिए आया है, मेरे को इस वेब ब्राउजर में, इस टैब में इस रिप्लाई को लोड करना है। कभी भी एक चीज नोटिस करना, जितना मर्जी तेज इंटरनेट हो आपका, यूट्यूब थोड़ा सा डिले करके लोड होता है और गूगल एकदम लोड हो जाता है। क्यों? देखो क्या है, मैं गूगल क्रोम हूं भाई, मेरे पे एक प्री डिफाइंड मेमोरी सेट कर दी गई है कि भाई अगर कोई बंदा नया टैब खोल रहा है तो नए टैब को इतनी मेमोरी दे देनी है बाय डिफॉल्ट। जरूरी थोड़ा ना यूट्यूब उस मेमोरी में फिट हो जाएगा, जरूरी है नहीं, लेकिन गूगल उस मेमोरी में बाय डिफॉल्ट फिट हो जाता है, तो वो एकदम फास्ट खुल जाता है। और जो यूट्यूब होता है वो खुलने में थोड़ा टाइम लेता है, क्योंकि उसको मेमोरी क्या चाहिए होती है, ज्यादा। ठीक है जी, तो कहानी को रिपीट करते हैं। जैसे ही आप अपने कंप्यूटर से एक रिक्वेस्ट भेजते हो किसी भी सर्वर पे, कंप्यूटर अपने एंड पे क्या बना लेता है, सेशन बना लिया, साथ ही साथ टाइम नोट कर लिया। क्या नोट कर लिया? टाइम नोट क्यों किया? अब यार मैंने रिक्वेस्ट भेज दी, मैं बैठा रहूंगा? बताओ, रिप्लाई नहीं आ रहा अगर मेरे पास, मेरा ब्राउजर मुझे बताएगा ना कि सामने सर्वर रिप्लाई नहीं कर रहा। एग्री? आपका सर्वर बताता है ना जब आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता, तो आपके ब्राउजर में लिखा हुआ आता है, जैसे अभी भी लिखा हुआ आ रहा होगा, देखते हैं। फेसबुक नहीं खोलना, तो खोल लेते हैं। भाई मुझे भी नहीं पता मेरा नेट कैसे चल रहा है। ठीक है, चल रहा है जी, चलने तो फिर तो अच्छी बात है, फाइन। वरना यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है कि हाँ भाई आपका जो सर्वर है वो रिस्पॉन्ड, तो ये भी तो जरूरी है। तभी कंप्यूटर क्या नोट डाउन करता है, टाइम, कि भाई हाँ इस टाइम मैंने रिक्वेस्ट बाहर भेजी थी, मैं इतनी देर वेट करूंगा, इतनी देर में रिप्लाई नहीं आया तो यूजर को क्या दे दूंगा, एक एरर।
ताकि आप अपने एंड से पेज को क्या कर सको, रीलोड। क्या कर सको, रीलोड। करते हो ना रीलोड? यस, दोबारा रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है। दिस थिंग इज क्लियर। तो जब भी कंप्यूटर इंटरनेट पे रिक्वेस्ट भेजेगा, दो चीजें नोट डाउन करेगा, पहला सेशन नंबर, दूसरा टाइम, और तीसरा काम करेगा, जैसे कोई रिक्वेस्ट जाएगी अपने ब्राउजर में स्पेस एलोकेट कर देगा। हाँ भाई, इतना स्पेस तो मैंने एलोकेट पहले से ही कर दिया, जब डेटा वापस आएगा स्पेस ज्यादा चाहिए होगा तो मैं स्पेस ज्यादा दे दूंगा। आप इस चीज को वेरीफाई भी कर सकते हो। कैसे? ये क्रोम के मल्टीपल प्रोसेसेस चल रहे हैं आपके सामने। हर एक की मेमोरी सेम है डिफरेंट है? भाई सारे वेब पेज हैं, डिफरेंट मेमोरी लेंगे, सेम क्यों लेंगे जब वेब पेज ही क्या है, डिफरेंट है। एग्री और नॉट? दिस थिंग इज क्लियर। तो तीन काम हो गए अब सेशन लेयर पे। पहला सेशन नंबर नोट डाउन करना, दूसरा टाइम नोट डाउन करना, तीसरा अपने ब्राउजर में मेमोरी को एलोकेट करना कि हाँ भाई ये रिप्लाई आएगा तो इसको मैं यहां पे सेव करूंगा। कोई भी ब्राउजर आप यूज कर रहे हो सेम वे में काम करेगा, और हर चीज की जरूरत क्या है मैंने आपको साथ के साथ बता दिया। फाइन, एक मिनट ब्रो। अब बोलो। देख, तूने फेसबुक की एप्लीकेशन डाल रखी है, वो भी तो कंप्यूटर एक सेशन ही बनाता होगा कंप्यूटर से जब बाहर रिक्वेस्ट भेजता होगा। एग्री? आपने जीमेल की एक एप्लीकेशन डाल रखी है, वो भी क्या एक सेशन बनता है जब कंप्यूटर रिक्वेस्ट क्या भेजता है, जीमेल के थ्रू बाहर भेजता है। तो एट द एंड कंप्यूटर हर चीज को सिमिलर वे में समझता है। फाइन, दिस थिंग इज क्लियर। अब सेशन लेयर तक हम आ गए, लेकिन अभी मेरी रिक्वेस्ट कंप्यूटर से बाहर नहीं की। मैंने आपको क्या बताया था शुरू में ही, ओएसआई मॉडल क्या एक वे है, डिफाइन करता है हाँ भाई कम्युनिकेशन इस तरह से होगा। ये डिवाइस है ए, ये डिवाइस है बी, ये भी पूरा ओएसआई मॉडल फॉलो करेगा और ये भी पूरा, तब कम्युनिकेशन होगा। अभी कितनी लेयर्स हुई हैं इस पे? सिर्फ तीन। कौन सी? एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन। ठीक है जी। अब कौन सी लेयर शुरू करूंगा मैं? पढ़ना पड़ेगा यार, एक बार बुक में दिखाना। हाँ लिखा हुआ। कौन सा पेज है यार बताइए एक बार। इसका कुछ पार्टिकुलर टाइम भी होगा सर्वर के पास, मतलब मेरे हिसाब से 2 सेकंड होता है आईसीएमपी के लिए सिर्फ। प्रोटोकॉल टू प्रोटोकॉल डिपेंड करता है टाइम आउट टाइम कितना है। आप बेसिकली जितना यूज करते हो, आप HTTP या HTTPS यूज करते हो, तो आप HTTP और HTTPS के लिए टाइम आउट टाइम चेक कर सकते हो गूगल पे। फाइन। सर जैसे वेबसाइट जब डेवलप करते हैं उसमें भी हम कुछ सेशन क्रिएट करते हैं, उसमें भी हम टाइम आउट का देखते हैं कि हमने इतने टाइम के बाद आउट हो जाता है, तो ये क्लैश करेगा या सर्वर जैसे सर्वर का होगा और हमारे वेबसाइट से? यार वो कुछ और बात है। ये कह रहा है जब तुम पेटीएम से पेमेंट करते हो तो एक सेशन बन जाता है भाई, 180 सेकंड में आपको पेमेंट करनी है। वो आपका सेशन थोड़ा है यार, वो तो पेटीएम का सेशन है अपना। दोनों इंडिपेंडेंट है, उन दोनों का कोई लेना देना नहीं है। हाँ यार, वो तेरे को ये बता रहा है अगर तूने 180 सेकेंड्स तक अपना ओटीपी एंटर नहीं किया तो मैं इस पेज को क्या कर दूंगा, इनवैलिड। ठीक है जी। उन्होंने पूछी थी यार एक बात कि सेशन लेयर पे डायलॉग कंट्रोल काम करता है। भाई शांति, डायलॉग कंट्रोल से क्या मतलब है यार कि कम्युनिकेशन आपका सिंप्लेक्स होगा, हाफ डुप्लेक्स होगा या फिर फुल डुप्लेक्स होगा। ये डिफाइन किस लेयर पे होगा, सेशन लेयर। ठीक है जी। सिंप्लेक्स का मतलब आपको पता है,
हाफ डुप्लेक्स का मतलब आपको पता है और फुल डुप्लेक्स का मतलब भी आपको पता है भाई। और यार अभी आपने क्वेश्चन पूछा था सर जो हमारे पास वेब पेज नॉट डिस्प्ले का एरर आता है वो सेशन लेयर पे आता है। सेशन लेयर पे नहीं आता, सेशन लेयर की वजह से आता है। अभी आपको पता चलेगा आएगी वो दोबारा चीज एप्लीकेशन लेयर पे ही मुड़ के, कैसे अभी बताऊंगा आपको। ठीक है जी, थोड़ी देर रुक जाओ, जब इस प्रोसेस को मैं एक्सप्लेन करूंगा दोबारा पूरा पढ़ाने के बाद, देन यू विल गेट टू नो कि कौन सी चीज कहां पे आएगी। ठीक है जी, क्योंकि देखो यार ये यूजर है ना, ये कंप्यूटर के सामने बैठा है, ये सिर्फ कौन सी लेयर को एक्सेस कर रहा है, एप्लीकेशन लेयर। तो जो इस अपनी आंखों के सामने देख पा रहा है वो कौन सी लेयर पे है, एप्लीकेशन लेयर। ठीक है जी, तो नेक्स्ट लेयर मुझे स्टार्ट करनी है ट्रांसपोर्ट लेयर। तो गाइस वही रूल है, क्वेश्चन पूछूंगा मैं साथ साथ कुछ, अगर आपको पता होंगे तो ठीक है, वरना कल आप देख के आओगे हम डिस्कस करेंगे भाई। तो यार ट्रांसपोर्ट लेयर पे आते ही सबसे पहली एक नई चीज जो मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस करूंगा, दैट आर पोर्ट नंबर्स। तो यार सबसे पहले ये जान लेते हैं पोर्ट नंबर्स हैं क्या, फिर देखेंगे हम पोर्ट नंबर यूज क्यों करते हैं भाई। पोर्ट नंबर्स क्या है यार, एक डेसिमल वैल्यू है भाई, जो 0 से लेके 65535 के बीच में एग्जिस्ट करेगी भाई। पोर्ट नंबर दो तरह के होंगे। अब इतनी ही वैल्यूज क्यों होंगी, इसके पीछे रीजन है, क्योंकि मेरे पास जो हेडर्स हैं उसमें इतनी ही बिट्स इनके लिए प्रोवाइड असाइन की गई हैं। अभी देखेंगे हेडर्स क्या हैं। दो तरह के पोर्ट नंबर्स होते हैं, यूज्ड और यूज। पोर्ट नंबर क्या होते हैं और रैंडम कौन से हैं, फाइन। यूज्ड का मतलब क्या है, क्या लिखा मैंने, विच वी हैव ऑलरेडी असाइन टू। और रैंडम कौन से हैं, विच आर फ्री। डिफरेंस क्लियर हुआ यूज्ड और रैंडम में। रैंडम कौन से है, जो मैंने किसी को असाइन, और यूज्ड कौन से है, जो मैंने पर्टिकुलर एप्लीकेशंस को असाइन कर दिए। फाइन। जीरो टू वन पे किया तो जीरो भी तो ही होगा किसी का रिजल्ट। सारी बिट जीरो नहीं हो सकती। ठीक है भाई, क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन क्या आता है माइंड में, यार कौन सी एप्लीकेशन है वो जिसको मैंने पोर्ट नंबर पहले ही असाइन किए हुए हैं, कौन सी एप्लीकेशन है वो, और यू कैन से लेयर 7। इन प्रोटोकॉल्स को मैंने क्या प्रोवाइड किया हुआ है, एक पोर्ट नंबर जो मैं किस लेयर पे डिफाइन करता हूं, कौन सी लेयर पे हूं मैं अभी, कौन सी लेयर पे हूं, ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ठीक है जी, अब एक नॉर्मल सी बात करते हैं। मैंने कंप्यूटर से अपने वेब ब्राउजर से फेसबुक ओपन करने की कोशिश की। ठीक है जी, फेसबुक में HTTP यूज होगा, HTTPS यूज होगा, ये डिसाइड करना किसका काम था, ब्राउजर का। एग्री, मेरे ब्राउजर ने सिलेक्ट कर लिया। अब कंप्यूटर को पता है ना
कि HTTP पोर्ट नंबर क्या यूज करता है या नहीं पता? पता। मतलब पोर्ट नंबर और एप्लीकेशन सारी चीजें क्या है? प्री डिफाइंड है। क्या है? प्री डिफाइंड क्यों है भाई? यही काम तुम्हें एक एंड यूजर को दे के एक बार बिठा दो, शाम तक वो पेज ही ओपन कर पाएगा अपना फेसबुक का। बात तो सब चूल्हे में बढ़ जाएगी। और क्या? जस्ट ट्राई टू थिंक फ्रॉम एंड यूजर परस्पेक्टिव, जिसको नेटवर्किंग के बारे में। आपको पता है इंडिया में इतने सारे बीपीओ क्यों हैं? आपको पता है बीपीओ वाले लोग पैसा कैसे कमाते हैं? यू नो, आपको पता है फॉरेनर्स इतने ज्यादा डम्ब होते हैं, इतने ज्यादा डम्ब होते हैं, उनकी वॉशिंग मशीन में फॉल्ट होता है और वो नया कंप्यूटर खरीद लेते हैं। आप नहीं मानोगे, मेरा एक दोस्त था, आयोगी में जॉब करता था वो भाई। आयोगी एक यहाँ कॉल सेंटर है गुड़गांव में। तो उसका प्रोसेस था फिलिप्स के रेफ्रिजरेटर ठीक करने का। तो वो क्या करते हैं, ऑनलाइन एक्सेस लेते हैं, तो कंप्यूटर के सामने देखते हैं रेफ्रिजरेटर पड़ा होता है, ऑनलाइन एक्सेस होता है, रिमोटली उनको बोलते हैं हाँ भाई ये करो आपका रेफ्रिजरेटर ठीक हो जाएगा। उसने एक्सेस लिया, कोई लड़की थी, ठीक है जी, उसने उसको रेफ्रिजरेटर तो ठीक कर दिया, लेकिन साथ के साथ एक नया कंप्यूटर भी बेच दिया अपनी कंपनी का। हाँ, प्रोडक्ट्स बेचते हैं ना वो, उस पर उनका इंसेंटिव होता है। तो बाहर के लोग बहुत ज्यादा क्या होते हैं, डम। अब बाहर के लोगों को ये प्रोटोकॉल भी डिफाइन करना पड़ जाए, पोर्ट नंबर भी डिफाइन करना पड़ जाए, ये शाम तक सिर्फ क्या ओपन कर पाएंगे, फेसबुक का पेज। क्योंकि कितने प्रोटोकॉल यूज होंगे, कितने सारे पोर्ट नंबर यूज होंगे, सारे याद रखना पॉसिबल नहीं है। तभी मैंने सारी चीजों को क्या कर दिया, प्री डिफाइंड। ठीक है जी, लेकिन एक नेटवर्क इंजीनियर को पता होनी चाहिए, क्योंकि आपको काम उन्हीं चीजों पे करना है भाई। तो अब तक आपको इतना पता चल गया कि लेयर 4 पे आते ही, ट्रांसपोर्ट लेयर पे आते ही मेरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर क्या है, कुछ डेसिमल वैल्यूज हैं जो कहां से कहां तक एग्जिस्ट करेंगी, 0 से 65535 तक। इतनी बात क्लियर हुई। उसके बाद पता चले भाई पोर्ट नंबर दो तरह के होते हैं, यूज्ड और अनयूज्ड। यूज्ड कहां से कहां तक होते हैं, और अनयूज्ड 1024 से 65535। थोड़ी सी कहानी और आगे बढ़ाते हैं। पोर्ट नंबर है किसके, ये पोर्ट नंबर उस लेयर 7 एप्लीकेशन के जो हम यूज कर रहे हैं। दिस थिंग इज क्लियर। तो यार जब भी रिक्वेस्ट जाती है, दो पोर्ट नंबर्स होते हैं रिक्वेस्ट में, सोर्स पोर्ट नंबर और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। ठीक है जी, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर किसका होता है, एप्लीकेशन यू आर यूजिंग एट लेयर 7। तो कोई भी एप्लीकेशन बताओ, लेट से मैं क्या यूज कर रहा हूं, HTTP, तो मेरा डेस्टिनेशन पोर्ट क्या होगा, 80। मैं क्या यूज कर रहा हूं, मेरा पोर्ट नंबर क्या होगा, ठीक है। सोर्स पोर्ट क्या रहेगा, सोर्स पोर्ट क्या रहेगा, रैंडम पोर्ट। एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेते हैं, मुझे किसी को लेटर भेजना है, तो भाई एड्रेस तो उसी का लिख के भेजूंगा ना। मैं अपना एड्रेस उसे नहीं बताना चाहता, लेकिन मुझे उसको भेजना है, तो डेस्टिनेशन में एड्रेस किसका आएगा, उसका आएगा ना। मैं ये रिक्वेस्ट किसको भेज रहा हूं, फेसबुक सर्वर को। सर्वर पर रिक्वेस्ट आएगी, आपके पास लेटर आएगी, आप उस पर डेस्टिनेशन चेक करोगे ना कि ये मेरे लिए आई है या नहीं आई, या फिर किसी का भी लेटर रख लेते हो आप घर पे जब आता है। ऐसा तो नहीं करते ना, कुरियर किसी का भी आया रख लिया भाई, हाँ भाई यही मेरा एड्रेस है, यही मेरा नाम है, किया साइन और अंदर जाके खोल रहे हैं, हाँ भाई ये आया। ऐसे तो नहीं करते ना। नॉर्मली हाउ वी बिहेव, हमारे पास एक कुरियर आया, हम उसमें देखते हैं कुरियर पर डेस्टिनेशन क्या लिखा हुआ है, वो अगर हमारे डेस्टिनेशन से मैच करता है तो हम उसे एक्सेप्ट करते हैं, वरना कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते। दिस थिंग इज क्लियर। तो मैं एक्सेस किस एप्लीकेशन को कर रहा हूं, HTTP को। ठीक है जी, अब कहानी दोबारा से स्टार्ट करते हैं। मैं कौन हूं, यूजर हूं, आप कौन हो, फेसबुक सर्वर हो। मैंने आपके पास एक रिक्वेस्ट भेजी, उस रिक्वेस्ट में पोर्ट नंबर्स भी होंगे, एग्री और नॉट। तो आप क्या देखोगे, सोर्स पोर्ट नंबर या डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन देखोगे। भाई ये यूजर मेरे को रिक्वेस्ट कर रहा है, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या भेज रहा है,
80। इसका मतलब ये पर्टिकुलर यूजर किस एप्लीकेशन को एक्सेस करना चाहता है, HTTP को। किसको एक्सेस करना चाहता है? दिस थिंग इज क्लियर कि मैंने डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर ही क्या रखा है, यूज्ड पोर्ट नंबर। मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि जब भी एक एंड यूजर या जब भी कोई मशीन कोई भी ट्रैफिक रिसीव करेगी, वो उसमें कभी भी सोर्स चेक नहीं करेगी। क्या चेक करेगी? डेस्टिनेशन। सोर्स तो बाद में आएगी जब डेस्टिनेशन मैच कर जाएगी। एग्री? देखो, मेरे घर एक लेटर आया, फिर एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं उस पर देखूंगा मेरे घर के एड्रेस पे आया, या अगर वो मेरे घर के एड्रेस पे आया तब मैं देखूंगा किसने भेजा है। क्यों? मुझे उसको क्या भेजना पड़ेगा, एक एक्नॉलेजमेंट कि हाँ भाई मेरे तुम्हारा लेटर मुझ तक पहुंच गया। भाई किसी से भी आया हो, मेरे घर के एड्रेस के लिए आया ही नहीं, तो मेरे को क्या लेना देना उस चीज से। दिस थिंग इज क्लियर। तो मैंने डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या रखा है, यूज्ड पोर्ट नंबर, और सोर्स पोर्ट नंबर क्या रखा है, रैंडम पोर्ट नंबर। रैंडम पोर्ट नंबर मतलब एनी पोर्ट नंबर ग्रेटर देन 1023, ग्रेटर देन 1023। तो मैंने ले लिया रैंडम पोर्ट नंबर 1024, और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर लेट से 443 या फिर 80। ये पहला काम था किसका, ट्रांसपोर्ट लेयर का। क्या प्रोवाइड करना रिक्वेस्ट में, पोर्ट नंबर। अब गाइस ट्रांसपोर्ट लेयर पे आते ही आपका डेटा क्या होता है, डिवाइड होता है। किसमें डिवाइड होता है, सेगमेंट्स में। सेगमेंट क्या होता है, सबसे पहले सबसे छोटी टर्म डिस्कस करते हैं, व्हाट इज अ सेगमेंट। गाइस सेगमेंट का मतलब होता है जैसे डेटा डिवाइड होगा, डेटा का स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होगा, डेटा का स्मॉलेस्ट पार्ट, उसके साथ क्या लग जाएगा, ट्रांसपोर्ट हेडर। भाई ये टोटल मिलके क्या बन जाएगा, सेगमेंट। ठीक है जी। तो आपको मेरे को कल ये बताना है कि मैक्सिमम सेगमेंट साइज क्या होता है। ठीक है जी, मैक्सिमम सेगमेंट साइज क्या होता है। करें चेक। समय क्या हुआ, कौन सा जून, MTU होता है वो।
और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको इस बारे में? कितना बोला उसने? ठीक है भाई। तो एमएसएस क्या होता? 536 बाइट्स। इससे बड़ा सेगमेंट नहीं बनेगा। ये किसके पर्सपेक्टिव बात कर रहा है? डेटा के। कह रहा है यूजर इसको चेंज भी कर सकता है, लिखी हुई थी मैं ये बात भी। ये बाय क्या है? बाय डिफॉल्ट। इससे बड़ा सेगमेंट कभी भी नहीं बनता, यूजर इसको चेंज भी कर सकता है। और नॉर्मल नेटवर्क में क्या रहता है? ये 1460 बाइट। ठीक है जी। मैं जो यूजर सेट करके रखता है नॉर्मल नेटवर्क में एमएसएस, वो क्या होता है? 1460 बाइट। फाइन। एमटीयू सेगमेंटेशन के लिए नहीं होता है। ठीक है जी। वो फ्लो भी अभी बताऊंगा कि एमटीयू कैसे यूज होता है और सेगमेंट क्या होता है और फ्रेगमेंट क्या होता है। फ्रेगमेंटेशन कौन करता है और सेगमेंटेशन कौन करता है, वो आगे की बात है यार अभी। ठीक है जी। आप चीजों को मिक्स मत करो अभी। फाइन। तो हमने इतनी सी बात करी कि भाई ट्रांसपोर्ट लेयर पे पोर्ट नंबर होंगे और मेरा डेटा किसमें डिवाइड होगा? सेगमेंट में। और हर सेगमेंट के साथ एक क्या लग जाएगा? सॉरी, डिवाइड होने वाले हर डेटा के साथ क्या लग जाएगा? एक ट्रांसपोर्ट हेडर। एग्री? अब ट्रांसपोर्ट हेडर में क्या इंफॉर्मेशन होती है? भाई ट्रांसपोर्ट हेडर में इंफॉर्मेशन होती है कि आप कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो ट्रांसपोर्ट लेयर पे। कितने प्रोटोकॉल है ट्रांसपोर्ट लेयर पे? दो ही प्रोटोकॉल है मेरे पास, टीसीपी और यूडीपी। टीसीपी स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन यूडीपी स्टैंड्स फॉर यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। अब आप कहोगे सर देखो, हमने स्टार्ट कहां से किया था? लेयर 7 से। हमने बोला कि लेयर 7 पे मैं कौन सी एप्लीकेशन यूज कर रहा हूं? लेट्स से एचटीटीपी। उसका पोर्ट नंबर क्या था? प्री डिफाइंड, जो कि क्या था? 80। तो प्रोटोकॉल भी क्या होगा? प्री डिफाइंड। एग्री और नॉट? क्योंकि यूजर को, एंड यूजर को तो प्रोटोकॉल के बारे में भी नहीं पता, तो प्रोटोकॉल भी क्या होता है? हमेशा प्री डिफाइंड। कि अगर आप एचटीटीपी यूज कर रहे हो तो लेयर 4 पे क्या यूज होगा? टीसीपी। अगर आप HTTPS यूज कर रहे हो तो भी लेयर 4 पे क्या यूज होगा? TCP। लेकिन अगर आप DNS यूज कर रहे हो तो लेयर 4 पे क्या यूज होगा? UDP। ये चीजें क्या है? पहले से ही प्री डिफाइंड, और आप और मैं इसे चेंज नहीं कर सकते। जैसे मैं पोर्ट नंबर को चेंज नहीं कर सकता, वैसे ही मैं TCP और UDP को चेंज नहीं कर सकता। दिस थिंग इज क्लियर? दिस थिंग इज फाइन? तो कौन सी एप्लीकेशन टीसीपी यूज करेगी, कौन सी एप्लीकेशन यूडीपी यूज करेगी, ये सब चीजें क्या है? प्री डिफाइंड। अब टीसीपी और यूडीपी में डिफरेंस क्या है? रिलायबल, नॉन रिलायबल, एक्नॉलेजमेंट, नो एक्नॉलेजमेंट, कनेक्शन ओरिएंटेड, कनेक्शन लेस। क्या है यार ये सारी बातें? क्या मतलब है इन सब बातों का? व्हाट डू यू मीन बाय कनेक्शन ओरिएंटेड? व्हाट डू यू मीन बाय कनेक्शन लेस? देखो, कनेक्शन ओरिएंटेड इज लाइक कि पहले मैं कनेक्शन बिल्ड करूंगा, फिर मैं किसी से बात करूंगा। और कनेक्शन लेस इज लाइक मैं सीधा क्या करूंगा? किसी से बात करूंगा, मैं कोई कनेक्शन बिल्ड नहीं करूंगा। अब जो भी प्रोटोकॉल कनेक्शन ओरिएंटेड होते हैं, क्या होते हैं? कनेक्शन ओरिएंटेड। वो प्रोटोकॉल्स एक फीचर यूज करते हैं, उस फीचर को आप क्या बोलते हो? थ्री वे हैंडशेक। क्या बोलते हो? थ्री वे हैंडशेक। थ्री वे हैंडशेकिंग क्या होती है? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड अ स्मॉलर प्रोसेस। फाइन। आपने एक डायग्राम देखा होगा बहुत बार, वो डायग्राम बना देता हूं पहले मैं, फिर समझाता हूं।
देखा हुआ है डायग्राम, देखा हुआ। देख सबसे पहले मैं सामने वाले को क्या बोल रहा हूं, हाय, वो भी मुझे क्या बोल रहा है, सॉरी, वो भी मुझे क्या बोल रहा है, हाय, और मुझे साथ ही साथ ये बता रहा है आई गेट यार, हाय, ठीक है। और तीसरा बंदा क्या बोल रहा है, आई गेट यार, जरूरी क्यों है ऐसा, सोचो थोड़ा सा, ऐसा जरूरी क्यों है। अभी वहां हम पहुंचे ही नहीं, क्यों जरूरी क्यों है ऐसा सिन भेजना, फिर सिन प्लस एक्ट भेजना, रिपीटिशन ना हो, वेरी गुड, पहला बहुत अच्छा रीजन, सेम डेटा का रिपीटिशन ना हो। देखो सिन का मतलब क्या है, सिन मीन सिंक्रोनाइजेशन, क्या मतलब है, व्हाट इज सिंक्रोनाइजेशन, जो काम मैं करने वाला हूं सामने वाले को पता हो, जो काम सामने वाला करने वाला है वो मुझे पता हो। यहां पे काम क्या है, डेटा भेजना, एग्री और नॉट, हाँ भाई हमारा यहां पे काम क्या है, डेटा भेजना। तो मैं जब भी किसी को सिन बिट सेट करके भेज रहा हूं, सिन एक्चुअली क्या है, एक बिट है, कहां एग्जिस्ट करती है ये, कहां एग्जिस्ट करती है, टीसीपी हेडर में, ठीक है जी। जब भी मैं किसी को सिन बिट ऑन करके भेजता हूं, इसका मतलब मैं सामने वाले को सीधा सीधा ये बोल रहा हूं कि भाई जो डेटा मैं तेरे को भेजने वाला हूं वो इस सीक्वेंस नंबर से तू रिसीव करेगा। क्या बोला मैं, क्या बोला भाई मैं, सिन सेट करके भेजने का मतलब क्या है, जो मैं डेटा सेंड कर रहा हूं, मैं डेटा तुझे इस सीक्वेंस नंबर से सेंड करूंगा। मतलब कोई मेरे नाम से किसी और सीक्वेंस नंबर से डेटा भेजे, वो रिसीव तू कभी भी नहीं करेगा, एग्री। पहली बात, सामने वाला बंदा मुझे क्या भेज रहा है, एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट का मतलब हाँ भाई ठीक है मैंने तेरा सीक्वेंस नंबर नोट डाउन कर लिया, लेकिन साथ ही साथ क्या भेज रहा है, सिन, सिन मतलब कि तू तो मुझे डेटा भेजेगा इस सीक्वेंस नंबर से भेजेगा, मैं तेरे को जो अपना डेटा भेजूंगा, मतलब मैं तेरे को जो रिप्लाई करूंगा वो इस सीक्वेंस नंबर से करूंगा। देखो दो डेटा ट्रेवल कर रहे हैं एक्चुअली है, एक मैं उसे जो रिक्वेस्ट भेज रहा हूं, और दूसरा जो मैं उसे, वो मुझे जो रिप्लाई भेज रहा है। देखो एक्नॉलेजमेंट तीसरी चीज है ब्रो, एक्नॉलेजमेंट इज द थर्ड थिंग। देखो मैंने तुम्हें बोला हेलो, ठीक है, तुमने भी मुझे बोला हेलो, ये तुमने मुझे डेटा भेजा और मैंने तुम्हें, इसमें कहीं एक्नॉलेजमेंट नहीं आई। एक्नॉलेजमेंट क्या होती, मैं तुम्हें बोलता हेलो, तुम मुझे पहले बोलते हेलो रिसीव्ड, फिर तुम मुझे क्या बोलते हेलो, तो हेलो रिसीव्ड क्या होती, एक्नॉलेजमेंट, एग्री। यही काम यहां पे हो रहा है, कंप्यूटर सर्वर को सबसे पहले क्या बोल रहा है कि मैं तुझसे एक कनेक्शन बनाना चाहता हूं, सर्वर कहता है ठीक है भाई मैं बिट देखता हूं कौन सी ऑन है, कौन सी बिट ऑन है, कौन सी बिट ऑन है, सिन बिट। सिन का मतलब क्या है, सिंक्रोनाइजेशन। जैसे ही सर्वर ने देखा सिन बिट ऑन है, इसका मतलब कंप्यूटर क्या बोल रहा है सर्वर को कि भाई मेरा सीक्वेंस नंबर नोट डाउन कर ले, मैं तेरे को जब अपनी रिक्वेस्ट का फॉरवर्ड करूंगा, मैंने क्या बोला था टीसीपी में पहले क्या बनेगा, एक कनेक्शन, फिर क्या होगा, डेटा फॉरवर्ड। तो मैं डेटा फॉरवर्ड करने से पहले सामने वाले को ये तो बता दूं कि किस सीक्वेंस नंबर से मैं डेटा भेजूंगा। भाई
मैंने सर्वर को बता दिया भाई जो डेटा मैं तेरे को भेजूंगा सीक्वेंस नंबर कहां से स्टार्ट होगा 10 से। सर्वर ने बात नोट डाउन कर ली और मुझे एक एक्नॉलेजमेंट भेज दिया किस पे, मेरे सीक्वेंस नंबर +1 पे। जो सीक्वेंस नंबर मैंने उसे बताया था, लेट से मैंने उसे सीक्वेंस नंबर बताया 10, तो एक्नॉलेजमेंट किस पे भेजी 11 पे। लेकिन साथ ही साथ अपना सीक्वेंस नंबर भी बता दिया कि जब वो मुझे डेटा भेजेगा तो सीक्वेंस नंबर कौन सा यूज करेगा। उसके डेटा भेजने और उसके एक्नॉलेजमेंट भेजने में फर्क पता चल गया, दोनों चीजें क्या है, डिफरेंट है। ठीक है जी। अब उसका सीक्वेंस नंबर मुझे पता चल गया, मैं उसे क्या भेज दूंगा, एक्नॉलेजमेंट। तो इस प्रोसेस को आप सीक्वेंस नंबर वैल्यू लेके देखते हैं कैसा लगेगा ये। मैंने संग्राम को बोला कि भाई मेरा सीक्वेंस नंबर है 10, संग्राम ने मेरे को एक्नॉलेजमेंट किस पे दी 11 पे, लेकिन साथ ही साथ अपना सीक्वेंस नंबर भी बता दिया जो क्या होगा 20, और मैं इसको एक्नॉलेजमेंट किस पे दे दूंगा 21 पे। इसका मतलब नेक्स्ट डेटा जो मेरा कंप्यूटर भेजेगा उसमें सीक्वेंस नंबर क्या होगा +1, 12 से मैं भेजूंगा और 22 से ये रिप्लाई करेगा। ठीक है जी, दिस थिंग इज क्लियर। तो सबसे पहले टीसीपी में क्या होगा, एक कनेक्शन बनेगा, उसके बाद एक्चुअल ट्रैफिक ट्रांसफर होगा। मैं कनेक्शन बना क्यों रहा हूं, फॉर सिक्योरिटी रीजंस। देखो अगर मैं सीक्वेंसिंग करता हूं, सीक्वेंसिंग करने के बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। डेटा को सेगमेंट में डिवाइड करना और एक सीक्वेंस नंबर दे देना जो मैं एक्सचेंज कर रहा हूं, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सीक्वेंसिंग। क्या बोलते हैं, देखो वर्ड ही बता रहा है सीक्वेंसिंग। सीक्वेंसिंग का मतलब है किसी भी चीज को सीक्वेंस में लगाना। लेट से आप 1000 MB ट्रांसफर कर रहे थे ए साइड से बी साइड से, कहीं पे लॉस हो गया, आपको पता है आपने आखिरी सीक्वेंस नंबर कौन सा रिसीव किया है, आपको अब सारा डेटा दोबारा ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, जो सेगमेंट बच गए आप वो दोबारा सेंड कर सकते हो। सबसे बड़ा बेनिफिट है ये किसको यूज करने का, टीसीपी को यूज करने का। और लेट से आपको 999 सेगमेंट मिल गए, 1000वां सेगमेंट नहीं मिला, आप मुझे उसके लिए क्या भेज सकते हो, रिक्वेस्ट कि मुझे कौन सा सेगमेंट दो 1000, क्योंकि आपके पास क्या है, हर चीज का सीक्वेंस नंबर। तो सीक्वेंसिंग करने से जो मेरा डेटा फ्लो होता है, जो फ्लो कंट्रोल होता है, वो बहुत क्या रहता है, सिक्योर। फाइन, मेरा डेटा लॉस कभी भी नहीं होता। ये किसका बेनिफिट है, किसको यूज करने का बेनिफिट है, टीसीपी को। ठीक है जी। थोड़ी सी और बात करते हैं। लोगों के माइंड में क्वेश्चन आता है, सर यूडीपी के केस में क्या होता है। यूडीपी के केस में होता है, ये सीधा इसको कहता है, हाय ब्रो, ये बंदा कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं देगा और सीधा क्या बोलेगा, हाय सिस्टर। कोई एक्नॉलेजमेंट का फंडा, कोई रिलायबिलिटी नहीं है। एग्जांपल ले, स्काइप यूज करते हो, जैसे ही नेट स्लो होता है डिले आ जाता है वॉइस और वीडियो में। डिले पता क्या होता है, आदमी बोलेगा किसी ऑल टाइम पे, आवाज आएगी किसी ऑल टाइम पे, क्योंकि रिलायबिलिटी वहां पे नहीं है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, यूट्यूब यूज किया कभी, यूट्यूब पे काम करना, वीडियो को आधा बफर होने देना, अपने नेट को बंद कर देना, कर दिया डिस्कनेक्ट, वीडियो चला लेना, दोबारा चल जाएगी जितनी बफर हुई है। और अगर मैं नेट से दोबारा कनेक्ट होता हूं, वहीं से दोबारा बफर होना स्टार्ट होगी। इसका मतलब कंप्यूटर के पास रिकॉर्ड है कि मैंने कितने सेगमेंट रिसीव कर लिए हैं और अब मुझे किस सेगमेंट नंबर या किस सीक्वेंस नंबर के लिए रिक्वेस्ट करनी है। ठीक है जी। तो YouTube क्या यूज करता है, टीसीपी। और जितने आपकी ये वीडियो कॉलिंग, स्काइप चलता है, फेसबुक कॉलिंग होती है, ये सब लोग क्या यूज करते हैं, यूडीपी। पेमेंट वाले जितने भी गेटवे हैं सब यूडीपी यूज करते हैं भाई, जितने भी गेटवे हैं सारे टीसीपी यूज करते हैं, पेमेंट वाले। बिल्कुल। पेमेंट गेटवे टीसीपी यूज करते हैं। और एक बात मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए अभी आपको बता दूं, ऐसा कभी नहीं होता अगर मैं फेसबुक ओपन कर रहा हूं तो मैं फेसबुक सर्वर को हिट कर रहा हूं, नहीं। एलटीएम हमने डिस्कस किया था, ये एक डिवाइस होता है एलटीएम, लोकल ट्रांसपोर्ट मैनेजर। एक टेक्नोलॉजी आई हुई है भाई, अगर किसी को पढ़नी हो नई टेक्नोलॉजी, कोई शौकीन हो, लोड बैलेंसर आया हुआ है मेरे पास एक F5। आपने एमवीटी कोर्स में एनरोल किया,
तो एमवीटी कोर्स में टेक्नोलॉजी थी F5 लोड बैलेंसर, वो भी कवर की जाएगी। तो जितना भी आपकी रिक्वेस्ट को बैलेंस करने का काम है किसका, इस लोड बैलेंसर का। तो एक्चुअली हम जब भी फेसबुक, जीमेल, याहू कुछ भी ओपन करते हैं, हम सर्वर को डायरेक्टली हिट नहीं करते। किसको हिट करते हैं? सर्वर से पहले लगी हुई डिवाइस को। ये डिवाइसेस कौन सी है? LTM, GTM, बहुत सारी है भाई, जिनका काम क्या है? सेम भाई। यार एक डिवाइस 1.5 करोड़ रुपए की आती है भाई, तो इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, बहुत छोटी चीज नहीं है। जिसको वो टेक्नोलॉजी आती है वो 5-7 लाख रुपए मार्केट से ऐसे ही ले लेता है। हाँ भाई मेरे को टेक्नोलॉजी आती है, मेरे को इतने पैसे चाहिए, अगर तुम दोगे तो मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा। पढ़ाने के सिर्फ 4 लोगों को, हाँ भाई मेरे को टेक्नोलॉजी आती है, मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ। क्योंकि टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं आई है, बहुत ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं है, बहुत ज्यादा लोगों को ये आती भी नहीं है। ठीक है जी। तो टाइम टू टाइम आपको सिखाया जाएगा, कोशिश करेंगे हम सिखाने की आपको F5 लोड बैलेंसर जितना आप समझ पाओ। फाइन। नेक्स्ट बात करते हैं, हमने ट्रांसपोर्ट लेयर पे सबसे पहले बात किसकी करी, फिर किसकी बात करी, फिर किसकी बात करी, MSS की। और ये आपका होमवर्क भी है भाई, आप भी वर्क करोगे इस पे। मैंने आपको बता दिया कुछ नहीं होता, सब लोग घर जाके ढूंढेंगे मैक्सिमम सेगमेंट साइज कितना होता है। नेक्स्ट बात हमने क्या करी, सीक्वेंसिंग की। उसके बाद हमने बात किसकी करी, TCP और UDP। ठीक है जी, इतनी बात खत्म। इतना पता चल गया आज मुझे कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे आके कंप्यूटर को अगर बड़ा डेटा सेंड करना होता है तो कंप्यूटर उस डेटा को क्या कर लेता है, डिवाइड। और हर डेटा के साथ या तो UDP हेडर लगाएगा या फिर TCP हेडर लगाएगा, डिपेंडिंग अपॉन के लेयर 7 प्रोटोकॉल कौन सा प्रोटोकॉल यूज करेगा लेयर 4 पे। ठीक है जी, एक एग्जांपल देके क्लियर कर देते हैं इस चीज को भी। ये आपने ब्राउजर में गूगल ओपन किया, ठीक है जी, सबसे पहले कंप्यूटर का भेजता है एक DNS क्वेरी भेजता है। DNS क्या होता है पता किसी को, डोमेन नेम सर्वर। तो ये बात भी साथ के साथ डिस्कस करते चलते हैं, व्हाट इज DNS। यार DNS का क्या काम है, जितनी भी वेबसाइट्स आपको पता है एक्चुअली वो वेबसाइट्स नहीं है, उन वेबसाइट्स के नाम के पीछे क्या है, एक IP। अब इस नाम को IP में रिजॉल्व करने का काम किस प्रोटोकॉल का है, DNS का। तो जब भी आप एक वेबसाइट लिखते हो, लेट्स से मैं अपने ब्राउजर में लिख रहा हूं www.jabong.com, मैंने लिखा जबोंग, कंप्यूटर क्या करेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा DNS सर्वर के पास पूछने के लिए कि भाई jabong.com है क्या, इसकी IP क्या है, मुझे इसकी IP बताओ, मुझे किसके पास जाना है, ज़बोंग के पास। तो जब सबसे पहली बार कंप्यूटर रिक्वेस्ट भेजेगा वो बाहर कौन से किस फॉर्म में जाएगी, किस प्रोटोकॉल को यूज करेगी, वो TCP को UDP को, UDP को। किसको यूज करेगी, UDP को, क्योंकि DNS किसको यूज करता है, UDP को। DNS भी क्या है, एक लेयर 7 प्रोटोकॉल है, जैसे क्या है HTTP। फाइन। लेकिन जब HTTP रिक्वेस्ट जाएगी तो क्या यूज होगा, TCP। एक बात और अभी क्लियर कर देता हूं, कंप्यूटर हमेशा हर बार DNS लुकअप नहीं करता। क्या नहीं करता, इट्स नॉट एवरी टाइम। व्हाट आई एम सेइंग, आज आप गूगल खोल रहे हो, फेसबुक भी खोल रहे हो, यूट्यूब भी खोल रहे हो, आपने एक बार ओपन कर ली, सबसे पहली बार लुकअप होगा। एक्चुअली DNS सर्वर क्या करता है, मुझे कैशे प्रोवाइड कर देता है। क्या प्रोवाइड कर देता है, कैशे। कैशे, कैशे मतलब एक इंफॉर्मेशन होती है, उस इंफॉर्मेशन में क्या होता है, बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, उनकी IPs होती हैं, जो मैं अपने कंप्यूटर में क्या कर लेता हूं, स्टोर। कि अगली बार अगर यूजर को सेम वेबसाइट विजिट करनी पड़े तो DNS सर्वर पे हिट ना करना पड़े। ठीक है जी, सीधा उसके बाद कैशे पड़ा, सीधा उसी में लुकअप करेगा, IP उठाएगा, अपनी रिक्वेस्ट में डालेगा और आगे भेज देगा। ठीक है भाई, तो आज हमने पढ़ा है सिर्फ ट्रांसपोर्ट लेयर तक। कल कहां से स्टार्ट करूंगा, नेटवर्क लेयर से। होमवर्क क्या था, MSS साइज। देख के आना सब लोगों को क्या होता है। हाँ जी, दोबारा बता दो। SCTP कौन सी लेयर पर यूज होता है ब्रो, ये
एक मिनट रुक यार, मैं गूगल पे चेक कर लेता हूँ, मैंने पढ़ा नहीं यार कभी ये। यार इट वर्क सेम लाइक टीसीपी, यू कैन रीड दिस थिंग। एक मिनट यार, तो इसके बारे में यार हम डिस्कस नहीं कर सकते, आपकी बुक में नहीं दिया हुआ, आप पढ़ लेना, आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से पूछ लेना, फाइन। ये दिया हुआ है वैसे, लिखा हुआ है इन कंप्यूटर नेटवर्किंग एचसीटीपी is a transport layer protocol service in a similar role to the popular protocol called TCP, and UDP provides some of the same service features of both. It is a message oriented like UDP and ensures reliable and sequence transport of message with congestion control like TCP। ठीक है जी, पता नहीं कब यूज होगा, देखते हैं एक बार। कंजेशन भीड़ होना। कल बता दूंगा इसके बारे में यार मैं आपको, ठीक है, पढ़ना पड़ेगा एक बार।